पिचिंग में बीसीसीआई की जांच टीम ने सभी 6 खिलाड़ियों को पाया दोषी। श्रीकांत चौहान चंदीला पर 5 साल के बैन की सिफारिश। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग जारी। डीयू चुनाव के नतीजे आज शाम तक हो जाएंगे घोषित। जेएनयू में 16 को किया जाएगा ऐलान। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आज वही दिन है जिसका इंतजार था। दिल्ली 16 दिसंबर गैंगरेप केस में साकेत कोर्ट आज सजा सुनाएगी। कोर्ट ने सभी 4 आरोपी दोषियों उन्हें दोषी करार दिया है और बुधवार को सजा पर बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। रेप विक्टिम की मां ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। बचाव पक्ष ने फांसी न देने की अपील की है और आज दोपहर 2:30 बजे साकेत कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मंगलवार को 4 आरोपियों विनय शर्मा, पवन कुमार और कालू, अक्षय कुमार सिंह और मुकेश को गैंगरेप और हत्या समेत सभी 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। जिन धाराओं के तहत 4 आरोपी दोषी करार दिए गए उन धाराओं में उम्र कैद से फांसी की सजा हो सकती है। दिल्ली गैंगरेप के 4 दोषियों को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दी जा सकती है और इंतजार इसी बात का है कि जज साहब की कलम से आखिर क्या फैसला निकलता है। साकेत कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाना है और 4 ही दोषियों को फांसी की सजा की मांग न सिर्फ पीड़ित की मां और पिता कर रहे हैं बल्कि लोगों का जो गुस्सा है वो भी इसी ओर मांग कर रहा है। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मैसेज जाना चाहिए समाज में जिससे आगे कोई ऐसा घृणित कार्य न कर पाए। दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील कह रहे हैं कि दोषियों की उम्र काफी कम है और उन्हें सुधरने का एक मौका और दिया जाना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि जज साहब अब क्या फैसला देते हैं। दिल्ली गैंगरेप में 4 दोषी जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें उम्र कैद होती है या फिर फांसी की सजा, ये देखने वाली बात है। साकेत कोर्ट में 2:30 बजे फैसला आएगा और सबकी नजरें आज इसी बड़ी खबर पर टिकी हुई हैं। आखिरकार करीब 9 महीने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुनाएगी और फैसला या तो उम्र कैद का होगा, कम से कम और अधिकतम फांसी की सजा दी जा सकती है। अब देखना है उम्र कैद की सजा होती है या फिर फांसी की। सभी 13 धाराओं में सभी 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साकेत कोर्ट 4 दोषियों को 2:30 बजे सजा का ऐलान करेगी। 4 ही दोषियों को फांसी की सजा की मांग पीड़िता की मां ने की है। दिल्ली गैंगरेप के 4 दोषियों को क्या सजा मिलेगी ये देखने वाली बात है और उसका फैसला आज दोपहर को आ जाएगा। करीब 2:30 बजे इसका फैसला आ सकता है। इससे पहले बुधवार को सजा पर बहस पूरी हो गई थी और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को 4 आरोपियों को हत्या और गैंगरेप का दोषी ठहरा दिया गया था। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद अब ये देखना है कि आखिर आज 2:30 बजे क्या फैसला दिया जाता है। और पीड़िता के माता पिता का कहना है कि गुनहगारों को हर हाल में फांसी ही मिलनी चाहिए कि हमारे बिटिया को संपूर्ण न्याय आज मिलेगा और न्याय के बदले में क्या होगा, सिर्फ फांसी। ये अगर निर्भया को मिल जाता है तो सिर्फ निर्भया को ही नहीं मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा, पूरी जनता को मिलेगा। जिन्होंने कड़कती ठंड में पानी की बौछारें सही है, लाठियां खाई है, हर तरह की यातनाएं सही है, हमसे ज्यादा उनके मन में खुशी होगी। ये उम्मीद करती हूँ कि मुजरिमों को फांसी की सजा मिल जाए और जो लोगों ने इतना मेहनत करके यहाँ तक खड़े रहे उनको भी इंसाफ मिले। और दिल्ली गैंगरेप पर आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने फांसी की सजा का विरोध करते हुए कहा है कि सभी के दोष एक बराबर नहीं हैं, इसलिए सबको एक जैसी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
आज दिल्ली गैंगरेप में निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला आने वाला है। काफी जनभावनाओं को पर आधारित ये फैसला है, क्योंकि इस फैसले के पीछे काफी लोगों की आशाएं हैं लगी हुई। एक पक्ष है जो कह रहा है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जिन अभियुक्तों को अगर दोषी माना भी है तो जिन अभियुक्तों को दोषी माना है उनका जैसा जैसा रोल हो उस आधार पर उसमें अदालत को फैसला करना चाहिए। तो बचाव पक्ष का कहना है कि जिसका जैसा दोष है उस आधार पर फैसला होना चाहिए और बुधवार को गैंगरेप के दोषियों को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। सरकारी वकील जहां दोषियों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं, वहीं बचाव पक्ष ने दोषियों को फांसी से बचाने के लिए अपनी दलीलें दी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या दलीलें रखी गईं और उसके बाद फिर जज साहब ने क्या कहा। सभी दोषियों को इन धाराओं की सबसे सख्त सजा दी जाए। दोषियों ने अपराध सोच समझकर अंजाम दिया, इसलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। इन अपराधियों ने एक असहाय लड़की की दर्दनाक तरीके से हत्या की है। इन्हें इनके गुनाह के लिए सबसे कड़ी सजा दी जाए। अदालत के बाहर हुई गतिविधियों का इस केस पर असर पड़ा है। सामाजिक जागरूकता इस केस में फांसी की मांग करती है। मीडिया कवरेज से इस केस पर असर पड़ा है। गृहमंत्री ने अदालत के फैसले से पहले फांसी की बात कही, ये अदालत का अपमान है। गृहमंत्री का बयान उनकी अपनी राय हो सकती है, इससे अदालत को कोई मतलब नहीं। नियमों के मुताबिक उम्र कैद होनी चाहिए। फांसी एक अपवाद है। हर एक दोषी के अपराध की विवेचना की जाए तो फांसी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। पवन की उम्र सिर्फ 19 साल है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। पवन का बस में मौजूद होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने वहां हुए सभी अपराधों को अंजाम दिया हो। महात्मा गांधी ने कहा है कि सिर्फ भगवान को ही किसी की जान लेने का हक है, क्योंकि सिर्फ वही जीवन दे सकता है। और साकेत कोर्ट से हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या चारों आरोपियों को कोर्ट परिसर में ले आया गया है? ये देखिए, अभी ये ठीक से कह नहीं सकते कि आरोपियों को लाया गया है कि नहीं, क्योंकि चारों तरफ से इस रोड पे बैरिकेडिंग की गई है, दूसरे रोड पे एक दूसरे को जाने से रोका गया है। लेकिन जो वैन आरोपियों को या दोषियों को लेकर कोर्ट आती है उसी के जरिए इन्हें लाया जाता है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सजा सुनाने से एक घंटे पहले इनको लाया जाएगा और इन्हें फिर तब तक लॉकअप में रखा जाएगा जब तक अदालत नहीं बैठ जाती। अदालत के सामने फिर इनको लाया जाएगा और 2:30 बजे अदालत इनके सामने, इन दोषियों के सामने ही सजा का ऐलान करेगी कि इन्होंने जो 16 दिसंबर को जो एक तरह से दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था, जिस अपराध को अंजाम दिया था, उसमें इनको क्या सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें, इन सारी बातों के लिए अदालत ने पहले ही 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है और अदालत इस मामले के लिए 2:30 बजे ही बैठेगी और तब इस पर सजा सुनाने की कार्रवाई शुरू होगी। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि करीब 10 से 15 मिनट में इनके गुनाहों पर अदालत फैसला कर देगी। देवेश, बिल्कुल। और अखिलेश, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस केस में देखे हैं। एक वक्त तो ऐसा तक आ गया था कि मीडिया को रिपोर्टिंग तक से मना कर दिया गया था। मीनाक्षी लेखी के मार्फत पत्रकारों की ओर से हाईकोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाई कि मीडिया को कम से कम रिपोर्टिंग करने दी जाए। बहुत अहम ये केस नजीर के तौर पर पेश आएगा, तो क्या क्या उतार चढ़ाव इस पूरे केस में रहे हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। देखिए, शुरू से ही इस मामले में बहुत उतार चढ़ाव रहे। शुरू में ही मुकेश ने ये कहा कि जब पकड़ा गया और सारी बातें खुलकर सामने आ गई तो मुकेश ने एक चाल चली कि वो पुलिस का सरकारी अप्रूवर बनना चाहता है, गवाह बनना चाहता है। लेकिन साक्ष्य इतने ठोस थे और सारी परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो थे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, जो साइंटिफिक एविडेंस थे, सारी चीजें इतनी साफ थी कि पुलिस को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर बाद में राम सिंह ने खुद सुसाइड कर लिया, जो इसमें 5वां जो एक आरोपी के तौर पर था।
उसने तिहाड़ जेल में इसमें आत्महत्या कर ली। कई बार इस मामले में ऐसे बोला है कि अदालत के सामने इन लोगों ने गुहार की कि हमें जेल ट्रांसफर कराया जाए। तमाम ऐसे बहाने बनाए गए। विनय ने एग्जाम देने की इजाजत मांगी। ये सारी चीजें, क्योंकि कितना इस मामले को डिले किया जाए, एक प्रैक्टिस इन लोगों की शुरू से थी कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके पास अपने बचाव के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ सबूत नहीं है। कुल मिलाकर 17 बचाव के लिए इनको गवाह मिल पाए थे, जो कि टिक भी नहीं पाए थे उस समय, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत बहुत सॉलिड थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन्होंने कई बार ऐसी कोशिश की और उसके बाद इन लोगों ने ही एप्लीकेशन लगाया था इस विशेष कोर्ट में कि यहाँ पे मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारी जो अभी हम दोषी नहीं करार दिए गए हैं और हमारे जो हम बातें हैं उसको, ये हमारे अधिकारों का हनन है कि हमारे खिलाफ बातें लिखी जा रही है। ये सारी चीजें तय की गई थी। हालांकि निचली अदालत ने इस बात को मानते हुए मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको हटा दिया था। तो ये सारी कोशिश थी कि किसी भी तरह से अब जो किया गया है उस पर पर्दा डाला जाए, इससे बचने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई ऐसा सबूत इनके पास नहीं था जिसकी वजह से ये अपने बचाव के लिए कुछ कर पाते। और यही वजह है कि अंत तक आते आते महात्मा गांधी की दलील पेश करनी पड़ी, अपनी गरीबी पेश करनी पड़ी, माँ बाप का बुढ़ापा पेश करना पड़ा, और शायद ये इनको याद नहीं रहा कि अगर ये तमाम बहन की दुहाइयां अब दी गई, लेकिन ये तमाम बातें और महात्मा गांधी की दलील अगर उस दिन उनके सामने होती, वो बातें महात्मा गांधी की 16 दिसंबर को याद आ जाती, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। आइए दर्शकों को बताते हैं क्या क्या आखिर इस केस में हुआ, कब कब क्या क्या हुआ। दिल्ली गैंगरेप केस में 16 दिसंबर से लेकर अब तक 16 दिसंबर 2012 ये केस हुआ। 17 दिसंबर 2012 मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 18 दिसंबर 2012 को पवन, विनय और मुकेश, इन तीनों को भी पकड़ा गया। 18 दिसंबर को गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिए, गुस्सा लोगों का सड़कों पर फूट पड़ा। 19 दिसंबर निर्भया ने लिखकर पहली दफा अपनी बातें कही। 20 दिसंबर को पांचवा जो नाबालिग आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 21 दिसंबर को छठा आरोपी अक्षय ठाकुर गिरफ्तार हुआ। इस तरह सभी 6 आरोपी इस केस के गिरफ्तार तो हो गए। 23 दिसंबर 2012 केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया। 26 दिसंबर 2012 निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 29 दिसंबर तक आते आते निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। 30 दिसंबर निर्भया का अंतिम संस्कार जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी सवेरे सवेरे कर दिया गया। 28 जनवरी 6 आरोपियों में से एक नाबालिग करार दिया गया और उसके बाद 2 फरवरी 2013 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए। 3 फरवरी 2013 क्रिमिनल लॉ में जस्टिस वर्मा की सिफारिशों के बाद सदन ने कानून में बदलाव किए। 11 मार्च 2013 आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। 31 अगस्त 2013 नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा दी। 10 सितंबर 2013 चारों आरोपी विनय शर्मा, पवन गुप्ता और बाकी 2 आरोपी, इन सबको दोषी करार दिया गया। और निर्भया केस को लेकर आम लोग बेहद गुस्से में हैं। आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग शहरों के लोगों का क्या कहना है। उन्हें सख्त से सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि न केवल उन्होंने बस उस लड़की के साथ रेप किया चलती बस में, बल्कि के उन दोनों को बस से फेंक दिया चलती बस में और दोनों को मारने की कोशिश की गई थी। मैं चाहता हूँ उन्हें सख्त फांसी की सजा मिले, क्योंकि उन्होंने जो करा है वो बहुत गलत करा है। भाई सजा तो उन्होंने घना बड़ा अपराध करा है, क्योंकि एक बस में एक बेटी के साथ रेप किया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। हमारी सरकारी ढीली है, उनको दोषी टाइम गोली से मार देना चाहिए था ऐसे अपराधियों को। तो गवर्नमेंट को डिसीजन देना हो तो बहुत भारी जनाब चाहिए कि उन्होंने जो गुनाह किया है वो बहुत बड़ा है, और इनको छोड़ देंगे तो पब्लिक में ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा लोगों को समझ होगी। अफकोर्स ये सबको फांसी ही होनी चाहिए, इससे और कोई अगर और भी कोई कड़ी सजा हो तो वो भी चलेगी। They should be given, they should be hanged actually, because that is the worst type of crime
that can ever be committed against any human being. अभी जब गैंगरेप हुआ उस लड़की के साथ, वो मर भी गई, ऐसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसके लिए तो फांसी के अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें तो फांसी छोड़ के और कोई वो नहीं होना चाहिए जिससे कि ये आदमी दोबारा ये करे ना। चारों युवक को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे भारत की महिलाओं को महफूज है और जो है उनको ये लगे कि हम अपने देश में जो है सुरक्षित हैं। फांसी के अलावा और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बाकी से कोई कम सजा हो, क्योंकि इतना जघन्य अपराध किया हुआ है तो फांसी से कम होनी नहीं चाहिए। तो मेरे साथ उनको सीधा या मौत दे देनी चाहिए। कारण इसलिए कि कभी देश के अंदर ऐसा दोबारा रेप नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा अब कोई जरूरत ना करे, ताकि किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना हो पाए। उन लोग को बहुत कड़क सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई लड़की इस तरह का सोच भी ना सके किसी लड़की के साथ करने के लिए। 16 दिसंबर को रात हुआ, वो बहुत गलत हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता था। इनफैक्ट जो जिन्होंने किया उन्हें तो अब फांसी की सजा मिलने वाली है। ये तो बहुत छोटी सजा है, उससे भी बड़ा सजा उन्हें मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने जितना भी बुरा काम किया है तो उसे फांसी होना चाहिए। जो भी लेडीज है उन लोगों के लिए एक जो भी हम लोग तो हर रोज निकलते हैं रास्ते में, तो हम लोगों के लिए जो इतना इनसिक्योर हो रहा है हर चीज, एक कहीं भी देखिए तो बहुत डर लगता है। अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट टुडे, आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट द वर्डिक्ट एंड बिकॉज आई प्रेफर दैट दे आर नॉट जुवेनाइल। इफ दे कैन परफॉर्म दिस हॉरेबल एक्ट, इट्स एन अडल्ट, मोर देन एन अडल्ट, दे आर क्रिमिनल। तो एक सुर में सबका कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा इन चारों को देनी चाहिए। अखिलेश राय, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। मुझे घर का प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए बस। हाँ कुमार, फिर से लीव चाहिए मैम। फिर से लीव? बिल्डर के साथ मीटिंग है घर के सिलसिले में। पर आपका घर तो पिछले क्या मिलने वाला था ना? घर तो सिर्फ पेपर में है मैम, वो भी छोटा निकला। घर बेचते वक्त बोला था कि 2000 स्क्वायर फीट है, बाद में पता चला कि वो सुपर एरिया है। कारपेट एरिया तो 1350 स्क्वायर फीट है। तब से ये सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच में गोल गोल घूम रहा हूँ। अब ये घर कब मिलेगा इसकी कोई खबर नहीं। तो चलो खबर ले लेते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल एक ऐतिहासिक कदम होगा। भैया मैडम आप बैठो बैठो। बैठेंगे तो जरूर। आप ये बताइए कि आप ये हवाई के लिए बनाना कब बंद करेंगे? आपके घर की कॉस्ट सिर्फ कारपेट एरिया पर बेस्ड होगी। पोजेशन डिले हुआ तो फुल रिफंड का ऑप्शन होगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सारे क्लियरेंसेस लेने होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास को 4 जून 2013 को स्वीकृति दी और विधेयक को 14 अगस्त 2013 को संसद में पेश किया गया है। अपने घर का हक लीजिएगा जरूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुजरात मेल में यौन शोषण का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला के साथ चंद्र प्रकाश मलखान सिंह नाम के शख्स ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने चंद्र प्रकाश मलखान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशी के लिए चंद्र प्रकाश मलखान सिंह को वलसाड़ ले जाया गया। वलसाड़ ले जाया जाएगा उसे। और ये महिला अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी। वलसाड़ स्टेशन के आसपास छेड़छाड़ की घटना हुई। मुंबई के एंटॉप हिल स्टेशन पर यह केस दर्ज किया गया है। गुजरात मेल में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छेड़छाड़ का आरोपी है चंद्र प्रकाश मलखान सिंह। ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वलसाड़ ले जाया गया है। इसके बाद पूछताछ के लिए वहीं पर यह घटना सामने आई थी। एक और दिल्ली में देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त से सख्त सजा देने की ओर, और दूसरी ओर अभी भी ट्रेन तक में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुजरात मेल में ये छेड़छाड़ का नया मामला सामने आया है। महिला अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी। वलसाड़ स्टेशन के पास छेड़छाड़ हुई और उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया।
गुजरात के वलसाड़ से खबर आ रही है। गुजरात मेल में छेड़छाड़ की एक घटना सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्र प्रकाश मलखान सिंह इसका नाम है और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वलसाड़ में इससे पूछताछ की जाएगी। और मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से मुंबई की लोकल में कई सारे पिछले दिनों में केस आए जहां छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, अब गुजरात मेल से नया मामला सामने आया है। रुक नहीं रहे हैं इस तरह के केस। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं चौंकाने वाला मामला इसलिए भी है कि लगातार लोकल ट्रेनों में मामले होते आ रहे हैं। इसके साथ साथ मेल में पहला ऐसा मामला है जो मुंबई पुलिस जीआरपी ने 00 CR के तहत रजिस्टर किया है। इसलिए मामला वलसाड़ के पास हुआ है और ऐसे में यहाँ की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है। इसलिए मामला यहाँ पे दर्ज करके आरोपी और CR नंबर यानी FIR की कॉपी और आरोपी के साथ गुजरात पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। वहाँ पे इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये कहीं न कहीं एक बड़ा मामला इसलिए भी है कि आरोपी CBI में एक पद पर तैनात है और नई नियुक्ति अभी 1 साल पहले हुई है। ऐसे में अगर एक CBI ऑफिसर या CBI में काम करने वाला बंदा अगर इस तरीके से हरकतें करता है तो कहीं न कहीं दूसरे लोग के ऊपर क्या मैसेज जाएगा, दूसरे लोगों को किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जो मामला आ रहा है उसमें छेड़ बिल्कुल, और शर्मनाक बात यह है कि सरकारी सेवाओं में रहने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए। ये उस व्यक्ति का फोटो है, उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। महिला अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी, चंद्र प्रकाश मलखान सिंह, और हमारे सहयोगी बता रहे थे CBI में नई नियुक्ति इसकी हुई है। शर्म की बात यह है कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल दिख रहे हैं और कभी तो अर्धसैनिक बलों के लोग भी इस तरह की घटनाओं में दिखते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पैसे दोगुना देने का लालच देकर गरीबों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले पुणे के तिगड़ी का एक पर्दाफाश हुआ है। पुणे के ही पिंपरी इलाके में गुरु प्रसाद स्टेट एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड इस फर्जी कंपनी के माध्यम से 3 महाठग लोगों को फंसाते थे। पुणे पुलिस ने कंपनी के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ठगों की ये तिगड़ी पुणे पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पैसा दोगुना कर देने का लालच देकर लोगों से करोड़ों वसूल करने वाले महाठगों की तिगड़ी को गौर से देखिए, जिन्होंने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और जब सपने सच करने का समय आया तो बोरिया बिस्तर समेट कर 9-2-11 हो गए हैं। महेश मुंग से अरुण दीक्षित और माधव सालूखे नाम के 3 लोगों ने मिलकर पुणे के पिंपरी इलाके में गुरु प्रसाद एस्टेट एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी खोली। पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे। कई लोगों ने जीवन भर की कमाई इस कंपनी में लगा दी। सच तब सामने आया जब प्रकाश शिंदे ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए। कंपनी ने शिंदे को 2 साल में 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पैसे तो दूर, कंपनी शिंदे को जवाब भी देने को राजी नहीं है।
सूर्यवंशी नामक जो आदमी था जो जिनसे मैं मिला, तो उन्होंने मुझे बस ये प्लान वगैरह समझा दिया। जिनके पास मैंने वो 1 लाख रुपए का चेक डीडी दिया था, उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे वो सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए जैसे इन्वेस्ट किया उसका लाके दिया, और उसके बार फिर मुझे वो टालता रहा। कंपनी ने वादा किया था कि अगर पैसे नहीं मिले तो निवेशकों को जमीन दी जाएगी। उस जमीन के कागजात भी प्रकाश शिंदे को मेल किए गए थे, लेकिन वो सरकारी जमीन निकली। इस कंपनी ने अपने ग्राहकों को जितनी भी जमीन की जानकारी दी थी, उन सब जमीन पर सरकार का मालिकाना अधिकार है। महेश मूंग से अरुण दीक्षित और माधव तालुखे ने कंपनी के माध्यम से लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। मिस्टर प्रकाश शिंदे जब हमको अप्रोच हुए कि गुरु प्रसाद चिट फंड कंपनी ने उनके साथ चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है और उनका 1 लाख रुपए का गबन किया है, हमने मैटर लेने का ठान लिया है। गुरु प्रसाद एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ने काफी लोगों को इस तरह से फुसलाकर फंसाया है, तो ऐसे लोगों का जल्द से जल्द शासन ने उनके ऊपर रोक लगाकर उनके ऊपर अच्छी से अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुरु प्रसाद एस्टेट एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी के एक एजेंट विकास सूर्यवंशी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महाठगों की तिगड़ी अब भी पुलिस पहुंच से बाहर है। पुलिस का दावा है कि तीनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमने खड़गपुर में विजय विनायक सूर्यवंशी नाम के जो एजेंट है कंपनी के, उनको अरेस्ट किया है। ये व्यक्ति है जिन्होंने खुद पैसे लिए थे कंपनी के नाम, उनको हमने अरेस्ट किया है। 10 दिन होने के बाद पुणे पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर की डस्टर गाड़ी जब्त की है। दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह के काम करने वाली कंपनी प्रशासन की नाक के नीचे चल कैसे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, पुणे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। मैं हूं अक्षय विद्वा और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह विश्व के जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल जी, जो आपको बताएंगे योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित वो नुस्खे जो आपकी बीमारी के लिए रामबाण अचूक इलाज सिद्ध होंगे, आपकी बीमारी का इलाज करेंगे और आपको हमेशा के लिए रोग रहित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो आपके घर की रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं। योग और उन चीजों को, उन रोजमर्रा की खाने पीने की वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा में कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपनाते हैं तो ये प्राकृतिक चिकित्सा आपको हमेशा के लिए रोग रहित करती है और आपकी बीमारी का सटीक इलाज आपको देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है आपको बंसल जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ बंसल जी एक दर्शक हैं, कपिल हमारे साथ हैं गुड़गांव से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी इस प्रोग्राम में, बताइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले, ठीक है जी सर। तो 1.5 साल का भी क्या है, उसकी स्किन सारी ढीली हो गई, मतलब काफी लूज होगी। और सर एक पेट भी मोटा हो गया है। क्या हो गया? पेट काफी मोटा हो गया।
अच्छा अच्छा। तो सर उसके बारे में बताना था। देखो एक तो क्या करें, नहाने से पहले पूरे शरीर पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाए, पूरे शरीर पे मुल्तानी मिट्टी का, इससे स्किन टाइट होने लग जाएगी, जो लूज पड़ा गया ना वो खत्म हो जाएगा। ओके सर। मुल्तानी कब से प्रोग्राम देख रहे हो वैसे आप? सर प्रोग्राम तो हम 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन नंबर आपका पहली बार मिला है। कोई बात नहीं, क्या उपाय किया कोई हमारा कोई उपाय किया आपने यहाँ? सर मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं आपसे तो। कितने दिन से? अभी लगभग 15 दिन हुए सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उससे स्किन टाइट तो होने लगी होगी ना? ओके सर। नहीं टाइट होने लगी है कुछ स्किन? कुछ सर आराम लगा देते हैं। आराम नहीं, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, एकदम लूज पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा उससे। और हल्दी का दूध भी पिया आपने?